हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट 5 आता है जिसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके ही हम टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं और सब कुछ बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मैं आप सभी को ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर चुका हूं। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को यूनिट 5 यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप सभी के एग्जाम में देखने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन हमारे पास बोला जा रहा है कि जो हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन होता है उसका जो रेंज होता है या रीजन जो होता है हमारे पास वह 12,820 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 3333 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये तो पेयर करेक्टली मैच है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास गलत होता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पर, तो मिडिल इंफ्रारेड रीजन जो हमारे पास होता है वह 3333 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 333 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये भी पेयर करेक्टली मैच है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगा क्योंकि हमें नॉट करेक्टली मैच पर बात करना है। और जो हमारे पास फार इंफ्रारेड रीजन होता है वो यहां पर बोला गया है कि 333 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 33 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये भी करेक्टली मैच है, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारे पास गलत होगा। और फिंगरप्रिंट रीजन जो हमारे पास होता है वो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से शुरू होता है और यहां पर बोला गया है कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। और इस प्रकार हमारे पास जो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो करेक्टली मैच नहीं है। ओके, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसमें क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर भी नॉट करेक्ट बोला गया है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को भी मिलने वाले हैं। यहां पर हमारे पास बोला जा रहा है कि नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे पास बोला जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड रीजन can be possible when frequency of radiation match with the frequency of the compound। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इंफ्रारेड रीजन में जो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है और जो कंपाउंड का फ्रीक्वेंसी है वो क्या करे, मैच करे एक दूसरे से। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास बोला जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय अ मॉलिक्यूल कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अगर जीरो हो जाता है तो वहां पर हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा। यही दोनों तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं सी ऑप्शन पर। तो यहां पर बोला जा रहा है कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। तो ये तो गलत है क्योंकि हमारे पास जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वेट यहां पर क्या बोला गया कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। तो ये तो सही है क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड इनएक्टिव ही होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही होने की वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास चौथा ऑप्शन बोला गया है इसमें बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंफ्रारेड इनएक्टिव। लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो H2O मॉलिक्यूल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दूसरे क्वेश्चन का। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें से बोला जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। पहला हमारे पास स्टेटमेंट आता है कि सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस इज इंफ्रारेड एक्टिव। और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस इज इंफ्रारेड इनएक्टिव। और यहाँ पर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन इज इंफ्रारेड एक्टिव। और चौथा स्टेटमेंट हमारे पास बोला जा रहा है कि नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक
वाइब्रेशंस इज इंफ्रारेड इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को, अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो हर एक चीज़ को, तो वहाँ पर आपको बात पता चली होगी कि जो हमारे पास सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है कि नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले ऑप्शन में दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आइए बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। यहां पर क्या बात बोली जा रही है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास चौथे क्वेश्चन में कि इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है गिव्स हाउ मेनी इंफ्रारेड बैंड्स, ये कितने इंफ्रारेड बैंड्स को शो करता है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में 2 इंफ्रारेड बैंड्स को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो उन सभी का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों के एग्जाम लेट हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाकर सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बात बोली जा रही है, नंबर ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कितने इंफ्रारेड बैंड्स पाए जाते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो उसमें जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि ये तीनों मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, और इनमें जो हमारे पास इंफ्रारेड बैंड्स पाया जाता है वो होता है 3, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से उसमें हमारे पास 2 ही इंफ्रारेड बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है कि which one of the following has maximum value of wave number, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू बार मैक्स किस वाले कंपाउंड के लिए, या फिर मैं कहूँ किस वाले ग्रुप के लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तब, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो तब, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग समझ गए होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो, क्योंकि ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है कि जिसके पास जितना अधिक बॉन्ड, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के पास सबसे अधिक बॉन्ड यहाँ पर 3 बॉन्ड पाया जाता है, तो ये इसका जो न्यू मैक्स होगा, न्यू बार मैक्स होगा, यानी कि वेव नंबर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इस 3 बॉन्ड वाले ग्रुप के लिए ही सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो सभी क्वेश्चंस में से आप सभी के हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितने भी लेक्चर मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का या फिर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का, उन सभी लेक्चर को अच्छे से पढ़ा करो, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव टू बैंड्स इन इट्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऐसे कौन से हमारे पास यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो 2 बैंड्स को नहीं प्रदान करता या फिर नहीं शो करता, ये बात पूछी जा रही है। तो चारों ग्रुप्स आप सभी के स्क्रीन पर हैं, तो इन्हें प्रोनाउंसिएट करने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वही एक ऐसा मात्र ग्रुप है इन चारों ऑप्शन में से जो 2 बैंड को नहीं शो करता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, बातें समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बात बोली जा रही है कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इन दिए गए चारों ऑप्शन में से जो हमारे पास कंपाउंड आप सभी के सामने स्क्रीन पर हैं, इनमें से कौन सा पेयर डिस्टिंक्ट है, या फिर मैं कहूँ कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है,
चूंकि आप सभी को पता भी होगा कि जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसकी सहायता से हम फंक्शनल ग्रुप्स का अध्ययन कर लेते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यानी कि अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप सभी के सामने है, तो इसे प्रोनाउंसिएट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ऑप्शन ए लिखा गया है, इसी में इसका ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो हमारे पास न्यू मैक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वह किस ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये बात हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाएंगे, और इस पर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप मिस बिल्कुल भी मत करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच बॉन्ड हैज मैक्सिमम वी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 जो था, उसमें हमारे पास वेव नंबर पूछा गया था, आई थिंक कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वेव नंबर पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो 2 बैंड को नहीं शो कर सकता। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप के पास होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के दिमाग में पिंच कर गया होगा कि हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वही करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा। ठीक है, यानी कि इसके पास फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू पाया जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर एक खास कंडीशन है कि हमें फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू तो पता करना है, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमें बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि वी मैक्स ऑफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मैक्सिमम, किसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक बार अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप हर एक कंपाउंड में या हर एक ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास चारों ऑप्शन इसके लिए एलिजिबल हैं, ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, यानी कि CF3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CF3 जो हमारे पास लिखा गया है, ये सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू रखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये आप सभी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उसमें इस क्वेश्चन को मेंशन भी किया गया था, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वी मैक्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ व्हिच कंपाउंड इज मैक्सिमम एमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन चारों कंपाउंड में से किसके पास सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू किस वाले कंपाउंड के पास होगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक तो सिंपल सा है कि जिस भी कंपाउंड में जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है किसमें सबसे छोटा होगा, ये लॉजिक हमें खोजना होता है। तो वैसे तो अगर नॉर्मल तौर पर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम शायद समझ ना पाए, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इनर एंगल होता है वह जिसका छोटा होता है, ओके, यानी कि जिसका लेस होता है उसी का ही बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देते रहिए क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर को ना तो मैं बना रहा हूँ और ना ही उसे प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास बोला जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वी मैक्स, ठीक है, ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड इज, यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, और इनका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू रखना है, ठीक है, फिर उससे छोटा हमें रखना है, फिर उससे भी छोटा हमें रखते चले जाना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम चेक करते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा होगा और कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं फिलहाल डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है यह सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा होता है उसके बाद का वैल्यू रखता है, और ये जो हमारे पास पहला होता है उसके बाद का वैल्यू रखता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर अभी लेक्चर्स मैं डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब भी मैं इन चीज़ों का लेक्चर प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर आपको यह बातें बहुत ही क्लियरली समझा दूंगा कि कैसे इसमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू होता है, फिर उसके बाद इसमें होता है। ठीक है, तो यानी कि 3-2-1, तो 3-2-1 कौन से ऑप्शन में हमारे पास है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या बात बोली जा रही है कि कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दिया गया है। कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8
H14 हमारे पास है, ठीक है। तो गिव्स द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स, हमारे पास है एब्जॉर्प्शन बैंड दिया गया है कि ये हमारे पास 3200 सेंटीमीटर इनवर्स है, फिर उसके बाद 2800 सेंटीमीटर इनवर्स है, फिर 2100 सेंटीमीटर इनवर्स है, फिर 1470 सेंटीमीटर इनवर्स है, फिर 680 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो वह कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो, इसका मैं लॉजिक थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास बैंड होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं, वो जब 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है और जो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग पाया जाता है। और इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर बात की जा रही है एब्जॉर्प्शन बैंड के लिए। अगर यही वैल्यू बदलेगा तो हमारे पास जो बॉन्ड हैं उनकी वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर भी बदल जाएंगे, ठीक है, ये बात ख्याल रखिएगा। इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पोर्शन है यही ध्यान देने लायक है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास बोला जा रहा है कि एमंग ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन हैज मैक्सिमम वी मैक्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पूछा गया है। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आप सभी को डायरेक्ट ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है और जो कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट ऑर्डर वी मैक्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इनका भी हमें फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू का क्या रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये तीनों कंपाउंड आप सभी के सामने हैं। तो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर आप सभी को तीनों ही सिमिलर नजर में आ रहे हैं, बस एक बॉन्ड का अंतर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता देता हूँ, लेकिन जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर इनका लॉजिक भी समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है उसके पास सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू होगा, फिर जो हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसके पास होगा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे वाले का होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला जा रहा है सेम चीज़ है, स्ट्रक्चर आप सभी के सामने है, बस यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि हमें वी मैक्स पता करना है और यह बात करना है हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, ठीक है। तो एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, जो हमारे पास चारों कंपाउंड दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसे हम CCl4 के साथ जब डाइल्यूशन कराते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, तो हमारे पास वी मैक्स का वैल्यू किस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो मेथिल एल्कोहल होता है वह जब हम CCl4 के साथ है सोल्यूशन डाइल्यूशन कराते हैं तो उसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर भी आप सभी को स्ट्रक्चर ही देखने को मिलने वाला है। वैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से आप सभी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनमें स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज्ड टू हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। चारों स्ट्रक्चर आप सभी के सामने हैं, इनमें हमें बताना है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज टू हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर नीचे भी स्टेटमेंट लिखा गया है कि इट्स स्पेक्ट्रम शोज एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1680 सेंटीमीटर एंड 3300 हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स इन CCl4। दीज टू एब्जॉर्प्शन बैंड डू नॉट चेंज, ये बदल नहीं रहे हैं देयर पोजीशन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर इनका पोजीशन नहीं बदल रहा है। दी कंपाउंड व्हिच वन ऑफ दीज, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए आंसर ही, ठीक है, यानी कि ये जो ए ऑप्शन है इसका भी करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि हम नॉट डिस्टिंग्विश पर बात किया जा रहा है, ठीक है।
बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की सहायता से हम किसका अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप सभी को नॉर्मली तौर पर मैं बता देता हूँ, जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड उसमें भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो गलत है, तो इसलिए इनका हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी मैं करेक्ट आंसर डायरेक्ट ही बता दूंगा कि हमारे पास जो वी मैक्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ कार्बोनिल ग्रुप किस कंपाउंड में हमारे पास सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, उसके बाद उससे कम पाया जा रहा है, फिर उसके बाद उससे भी कम पाया जा रहा है, हमें इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट बताना है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो चौथा कंपाउंड है यानी कि एफ से जो हमारे पास फ्लोरीन से जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके पास सबसे ज़्यादा वी मैक्स का वैल्यू पाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास फिर से एक कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास पहला कंपाउंड है जिसमें हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है, और जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है उसमें हमारे पास एमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हम टोटल अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे पास यूनिट 5 आता है उसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हम ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करा चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और आप सभी को रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।